जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर जो हमारी पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसी चैनल पर अगर आपने उसको ना देखा हो तो पहले उस पुरानी वीडियोस को जाकर आप लोग ये देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है। और एक मिनट, हाँ ठीक है। इसके बाद में जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है, पीडीएफ, ये मैंने पीपीटी अपनी खुद हाथ से टाइप किया, अपने खुद स्वयं से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम पर चैनल पर आप जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर से मिल जाएंगी। ठीक है। और जैसे मेरे चैनल पर जाएंगे ना तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसमें होम, वीडियोस, कम्युनिटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको कम्युनिटी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, मैं वहीं पर मैं पिन कर दूंगा। और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपकी ये पीडीएफ आपकी मिल जाएगी वहीं पर। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इसके साथ साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। ये 2012 में प्रश्न ऑलरेडी ये पूछा गया है। ठीक है ना, आवर्धन क्षमता के बारे में। अब देखो, प्रतिबिंब के बारे में मैंने कल बताया था और वस्तु के बारे में मैंने बताया था। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप लोगों ने पुरानी क्लास अगर न देखी हो तो पहले जा कर के पहले उन्हें देखिए। ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट सभी में मैंने बताए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक। अब मैं ठीक है, अब बात करते आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर है ये मुझको याद भी है। ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई जिसको बोलते हैं आई से, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवर्धन है। ठीक है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवर्धन, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी एम से डिनोट करते हैं। जबकि लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती हैं। किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई की और वस्तु की लंबाई की। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? गोली दर्पण के ध्रुव, जिसको मैंने बोला था कल, मैंने पढ़ाया भी था, इसीलिए मैंने बोला कि पुरानी वाली जगह के पहले देखी जाकर, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि फोकस दूरी में पी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है ना। और उसी दर्पण की त्रिज्या क्या है, सब मैंने बताया था। तो गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और किसकी ऋणात्मक होती है, यानी किसकी धनात्मक होगी और किसकी ऋणात्मक होगी। ठीक है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। सॉरी, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण, सॉरी, मुझे गलती से लेंस निकल गया है, पर वो दर्पण है। उत्तल जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं, और अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है ना। यानी कन्वेक्स की मिरर की धनात्मक फोकस दूरी होती है और अवतल की यानी कनकेव की ऋणात्मक होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, बात करते हैं किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और छोटा बनता है। अब देखो, मैंने कल पढ़ाया था कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ पर बनेगा, और उत्तल और अवतल मैंने दोनों को मैंने बताया है। ठीक है ना। चलिए, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वही इन प्रश्नों को बना पाएगा, बाकी जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं इन प्रश्नों को बना नहीं पाएंगे। वो जो बात है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल कट हुई है। ठीक है। इसलिए अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है और छोटा बनता है। किसके द्वारा? कन्वेक्स मिरर के द्वारा सदा सीधा और छोटा बनता है।
क्वेश्चन नंबर 11, दर्पण की सहायता से मोमबत्ती पर दर्पण की सहायता से मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाने के लिए कौन सा दर्पण लेना होगा। अगर मुझको दर्पण का पर्दे पर अगर मुझको चाहिए तो मैं अवतल लूँगा, ठीक है। यानी दर्पण की सहायता से मोमबत्ती पर अगर प्रतिबिंब पर्दे पर बनाने के लिए मैं कौन सा दर्पण लूँगा, तो मैं जाहिर सी बात है मैं अवतल दर्पण लूँगा, उत्तल नहीं लूँगा। नेक्स्ट, ये प्रश्न मैंने कल पढ़ा दिया था कि जब हम सैलून पर जाते हैं बाल दाढ़ी हटवाने के लिए चेहरे की, तो हम इस्तेमाल करते हैं ना जो एक दर्पण लगा होता है जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण, इंग्लिश बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब कोई जाता है व्यक्ति ना तो उसका साइज हमेशा बड़ा बड़ा ही दिखता है, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। आपके चेहरे के हर वो दाग धब्बे को पहचान पाता है जो कि सैलून वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मैंने कल बता दिया था। ये प्रैक्टिस के लिए आपके कराए जाते हैं, ठीक है, मात्र प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बोला था कि अगर मुझको बहुत दूर तक का चाहिए कि मैं बहुत दूर कोई विषय वस्तु कोई वस्तु आ रही है तो मैं उन्हें देख पाऊँ, तो मैं उत्तल दर्पण लूँगा, क्योंकि मुझको बहुत दूर को देखना है। अगर मुझको बहुत दूर को देखना है तो जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल के लेफ्ट वाला राइट वाला, और जो हमारे वाहन होते हैं ना जो ड्राइवर के पास लगा होता है वो भी उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। पहले मैं डिफरेंट नहीं कर पाता था, बहुत दिन तक मैं नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब अलग अलग होते हैं तब मैंने जाना हाँ कि सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, मिरर नहीं, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस नहीं है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैंने कल बताया था। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। चलो देखो, अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण जो मोटर वाहनों के जो पीछे लगा होता है ना ड्राइवर के पास, वही है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि किसी गोली दर्पण को उसके पृष्ठ के लंबवत दो भागों में काट दें तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं दो भागों पर काट दूं तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटे हुए भाग की वक्रता त्रिज्या नहीं बदलती। हम किसी गोले के केंद्र से कोई भी लाइन ड्रॉ करें, खींचें कहाँ पर, परिध की ओर, तो हमेशा वो त्रिज्या ही बोली जाती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें टाइपिंग एरर मुझसे ही हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, किस दर्पण द्वारा मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बना सकते। तो उत्तल दर्पण का बना सकते हैं, कौन था, अवतल दर्पण था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक तथा एक से कम होता है। तो ये होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। आभासी यानी कि उसकी इमेज आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर बनेगी मिरर के, वो है उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर मुझको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण के हमेशा आगे बनेगा। जब हमारे घरों में मैंने अभी सैलून को उदाहरण दिया था ना, तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी नहीं बनता बल्कि वास्तविक बनता है, आपको दिखेगा। उन्नीस के बाद कितना है भाई, अभी 24 बस थोड़े बचे हैं। क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। नहीं, नहीं लिया जा सकता, नॉट।
नॉट। क्वेश्चन नंबर 20, सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु में उल्टा मैंने पढ़ दिया। सदैव आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त करना चाहिए? उत्तल। मैंने बोला ना कि सीधा है और आभासी है तो उत्तल होगा। अगर उल्टा है और बड़ा है तो फिर अवतल होगा। अगर मुझको उल्टा दर्पण का अगर मुझ में वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है प्लस सीधा उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो अवतल है, ठीक है ना। अब उत्तल और अवतल इन दोनों के अलग अलग कंडीशन होती हैं, इसलिए समझना आपको जरूरी है, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए 1% भी। इसलिए मैंने बोला कि सदैव आभासी होगा, सीधा होगा और आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? उत्तल दर्पण। अगर मैं अवतल की बात करता हूँ, ड्रॉ हो जाए भाई, अवतल, तो क्या होगा? ये वास्तविक होगा, प्रतिबिंब इसका वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और हमेशा उल्टा होगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, ठीक है, और बड़ा। ये अवतल की कंडीशन है, समझना आपको, ठीक है ना। ये पूरी कंडीशन अवतल की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वस्तु की किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? कब बनता है? एक कंडीशन, एक स्थिति होती है जब वस्तु दर्पण के केंद्र पर स्थित हो, यानी कि सेंटर पर स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 22, मैंने बोला ना कि अगर इसका PDF मिल जाएगा तो हर हाल में वो मिल जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, सीधी सी बात। अगर एक बार मैंने कह दिया तो फिर वही होगा, निश्चित है। एक दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जो आकार में वस्तु से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। वह कौन सा दर्पण है? प्रतिबिंब आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा? तो इसमें इसमें उत्तल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उत्तल होगा, अगर उल्टा बनता है तो अवतल होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए उत्तल है तो ये प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा, ठीक है ना, और आभासी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये टाइपिंग मुझसे एरर हो गई, ठीक है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ठीक, क्वेश्चन इसका रिपीटेशन हुआ है, ऊपर से रिपीट हुआ है। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी F ये ऋणात्मक होती है। अगर मैं इसका सूत्र बताऊं दर्पण का, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो ये जो आप फोकस दूरी की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये F की, ये अवतल दर्पण में ये निगेटिव होगा, ठीक है, ये बात करना चाह रहा है। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है और ये फोकस दूरी है, ऐसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको सूत्र ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, किस दर्पण में का मान सदैव धनात्मक होता है? बिल्कुल सही बात है। इसमें हम बात करते हैं, इसका फोकस दूरी की बात होनी चाहिए ना, तो होता है उत्तल लेंस में। यहाँ पर आपको फोकस दूरी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है तो उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और इसके साथ साथ मैंने बोला ना कि आपको एक कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का ऑलरेडी रिप्लाई देने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो आपको PDF है आपको वही मेरे चैनल पर जाना, जैसे जाएंगे ना तो ऐसे होम वीडियोज़ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं वहीं पर मिलेगा आपको कम्युनिटी का ऑप्शन। तो जैसे कम्युनिटी पर ऑप्शन में जाएंगे तो वहीं पर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे चैनल पर आ जाएंगे टेलीग्राम वाले में, और उसी टेलीग्राम में मैं इस PPT को डाल दूँगा, तो आप इसको निःशुल्क में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए
क्लास को मैं एंड करता हूँ। हमारी क्लास लगभग 15 मिनट हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए। अगर आप कमेंट जो भी कर पाएंगे, अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे कि हाँ हमें इस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मैं अगले दिन उसी का वीडियो आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।